देखो जो एक्सरसाइज 3.3 है ना, उसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। देखो अब तक हमने पहला मेथड सीखा ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व करना और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। तो पहले एलिमिनेशन से सोल्व करना सीख लेते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है आप एलिमिनेट करोगे एक वेरिएबल को। वेरिएबल कैसे एलिमिनेट होंगे, देखो आपको दो इक्वेशन दिख रही है यहाँ पे, 2x - 3y = 4, x + y = 5। ठीक है। आपको करना क्या है, इनमें से x या y किसी एक के कोफिशिएंट बराबर कर लो। जैसे कि ये दो इक्वेशन लिख दी हैं। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 2x हो जाएगा ना। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x और -2x कट जाएगा, केवल y बच जाएगा और y की वैल्यू फिर हम निकाल लेंगे। ठीक है। आप चाहो तो y के वेरिएबल भी इक्वेट कर सकते हो, उसके लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि फिर ये 3y हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। किसी किसी इक्वेशन में एक ही, जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3y हो गया, है ना। कभी कभी आपको दोनों इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, आगे देखेंगे वैसे क्वेश्चंस भी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन 2 थी, मैंने इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई हर एक चीज से होगी। फिर 3 की x से करोगे तो 3x हो जाएगा, 3 की y से करोगे 3y हो जाएगा, 3 की 5 से करोगे 15 हो जाएगा। पहले वाली इक्वेशन एज इट इज है। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम करेंगे ऐड। देखो आपको ऐड भी करना पड़ सकता है और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है ना। हमारा मेन मोटिव रहना चाहिए कि हमें जो वेरिएबल हमने इक्वेट करे हैं वो टर्म कटनी चाहिए। देखो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस का साइन चेंज होकर यहाँ पे प्लस बन जाएगा और फिर ये कटेंगे नहीं, है ना। तो इसलिए हम इनको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो +3y और -3y कैंसिल हो जाएंगे। 3x + 2x ऐड हो गए 5x हो जाएंगे। और 15 + 4 ऐड हो गए 19 हो जाएंगे। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। इसके बाद वैसा ही है जैसा कि हम उसमें अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे। ठीक है। आप इसको चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो, लेकिन मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी जहाँ कोफिशिएंट छोटे हो ना तो उसमें पुट कर लो। यहाँ कोफिशिएंट 1 1 है, यहाँ 2 3 है, तो छोटे वाले इसमें ना तो यहाँ पुट कर लो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान पड़ेगी। तो देखो इसको हम पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। वहां पे क्या लिखना है, x + y = 5। तो x की वैल्यू तो 19/5 है, तो x + y = 5। ये +19/5 है ना, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम 1 लिख लेते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 5 = 25 माइनस 19 1 = 19, नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई 5 1 = 5। 15 - 19 करेंगे तो 6 बचेगा, तो 6/5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/5। यानी x की वैल्यू आई 19/5 और y की वैल्यू आई 6/5। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है। अभी इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करना है, करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं इसके अंदर। तो देखो लिखा है x + y = 5। यहाँ से अगर इस प्लस y को इस तरफ ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, यानी x = 5 - y। अब ये मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको सेकंड इक्वेशन रख दिया, इसको थर्ड इक्वेशन रख दिया। ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन से ये वैल्यू हम सेकंड में रखेंगे। ऐसा ही तो करते थे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते थे दूसरे में पुट कर देते थे। तो पुटिंग इन सेकंड, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो 2 लिखा, 2 के साथ x मल्टीप्लाई, तो 2 × x की जगह हमने लिख दिया 5 - y। फिर आगे क्या है, -3y = 4। 2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 10 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई y से करोगे तो 2y -3y = 4। -2y और -3y ऐड होके -5y हो जाएंगे। अब ये +10 है, उस तरफ जाएगा तो -10 हो जाएगा। और 5 4 इधर 5y हो गया, और 4 - 10 होता -6। और माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। 5 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/5। अब इसको पुट कर देते हैं थर्ड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। पुटिंग इन थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, यहाँ पे x = 5 - y, x = 5 - y। y की जगह y की वैल्यू रख दी 6/5। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 = 25 -6 1 = 6, नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई। 25 - 6 19/5, यानी x की वैल्यू तो आई हमारी 19/5 और y की वैल्यू आई 6/5। तो ये हमारा आंसर आ गया। पहले भी यही आई थी।
एक्स की वैल्यू 19/5, वाई की वैल्यू 6/5। तो ये दोनों मेथड हमने सीख लिए। देखो सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास है 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। तो पहले एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। देखो आपको कोशिश करनी है कि आप किसी भी एक के या तो x वाले कोफिशिएंट बराबर कर पाओ या y वाले कोफिशिएंट इक्वल कर पाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 4 बन जाएगा और ये तो 4 है ना। तो हम क्या कर देते हैं, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो ये क्या बन जाएगी, 2 2 जार 4x माइनस 2 2 जार 4y इजिकल टू 2 2 जार 4। तो देखो कई बार ये इससे मल्टीप्लाई करना छूट जाता है, तो आपको तीनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी, यानी जिससे भी करोगे पूरी इक्वेशन को करना है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी, 3x + 4y = 10, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। अब देखो दोनों को ऐड करेंगे तो 4x + 3x तो 7x हो जाएगा, -4y + 4y कैंसिल हो जाएगा। देखो इसी वजह से इस मेथड का नाम एलिमिनेशन मेथड है, क्योंकि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, हट जाता है। 10 + 4 14, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 14 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 2 जार 14, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। अब इसको आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर लो, ठीक है। इसके कोफिशिएंट छोटे हैं सेकंड इक्वेशन के, तो इसमें पुट कर लेते हैं। तो पुटिंग इन सेकंड, लिखा है 2x - 2y, तो 2 × x की जगह x की वैल्यू रख रहे हैं हम माइनस, फिर क्या लिखना है 2y, तो 2y = 2 2 2 जार 4 होते हैं, तो 4 - 2y = 2। अब यहाँ पे देखो ये +4 है, उस तरफ जाके -4 हो जाएगा, तो -2y = 2 - 4, ठीक है। -2y = 2 - 4 -2 होता है, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, 2 यहाँ मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड होगा, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा। तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1, ठीक है। और x की वैल्यू आई थी 2, तो x = 1 एंड y = 2, ये हमारा y = 1 और x = 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो किसी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ कोफिशिएंट छोटे दिख रहे हैं ना, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। ये -2y है, उस तरफ जाके +2y हो जाएगा, यानी 2 तो यहाँ पे पहले से था, ये -2y इस तरफ आके ऐड हो गया, तो 2 + 2y हो गया, ठीक है। इसको मान लो मैं थर्ड बोल देता हूँ, तो अभी ये वैल्यू, अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है ना, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 + 2y/2। और यहाँ से देखो 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ ऊपर से, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1y का मतलब y, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x = 1 + y, ठीक है। अब इसको थर्ड नहीं बोलते हम, इसको थर्ड बोल देते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट में, यानी पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या लिखना है सबसे पहले, 3x, तो 3 × x की जगह x की वैल्यू है 1 + y, है ना। देखो दो से एक से ज़्यादा टर्म है ना, तो ब्रैकेट लिख लेना, क्योंकि फिर ये 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो 3 लिखा और फिर x की वैल्यू रखी, फिर क्या है +4y, उधर = 10 है। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 3y आएगा। यहाँ पे देखो ये +3 है, उस तरफ जाके -3 हो जाएगा, और 10 - 3 करेंगे तो 7 बचेगा, 3y + 4y होता है 7y। 7 यहाँ मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा। तो y की वैल्यू क्या मिली हमें, 1। अब इसको हम पुट कर देते हैं 3 में, तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी पुटिंग इन थर्ड, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + y, और y की वैल्यू क्या आई है 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या बना, x की वैल्यू तो आई है 2, y की वैल्यू 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें लिखा 3x - 5y - 4 = 0, तो इसको अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट करें तो ये -4 उस तरफ जाके +4 हो जाएगा, और ये भी इधर ले आओ, ये +2y है ना, इस तरफ आके -2y हो जाएगा, वहाँ पे बचेगा 7, ठीक है। तो ये मान लो हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन होगी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब सब एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखो ये 9x है,
इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 9x हो जाएगा, तो हो जाएंगे x वाली टर्म बराबर, है ना। तो हम इक्वेशन 1 को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं थर्ड से 3 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 9x, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। ठीक है, तो भूलना नहीं हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है। और दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिख देते हैं 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब देखो अगर मैं ऐड करूंगा अब तो ये कटेंगे नहीं, क्योंकि 9x प्लस 9x ऐड होके 18x हो जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं इनको काटना, जो इक्वल हुए ना कोफिशिएंट वो टर्म कटनी चाहिए, तो हम इनको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, नीचे वाली लाइन के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, है ना। अब ये प्लस 9x और माइनस 9x अब कटेंगे। ठीक है, देखो अगर ये साइन पहले से ही अलग होते तो मैं इनको ऐड कर देता। ठीक है, अब इनके साइन सेम थे इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी ये कैंसिल हो पाएंगे। अब माइनस 15y और प्लस 2y सोल्व करेंगे तो माइनस 13y बचेगा। 12 माइनस 7 होता है 5। अब ये माइनस 13 यहाँ मल्टीप्लाई है, तो उस तरफ जाके ये हो जाएगा डिवाइड। तो y की वैल्यू हमें मिली -5/13। ठीक है, अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ कोफिशिएंट थोड़े छोटे हैं सेम ही है, इसी में कर देते हैं फर्स्ट में पुट। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो क्या लिखना 3x माइनस 5y, 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 5/-13। अच्छा एक चीज़ सुना, जैसे ये 5/-13 है, इस माइनस को आप ऊपर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों सेम चीज़ होती है। अच्छा फिर देखो हमने अब तक क्या करा, 3x लिख दिया, -5 इंटू वाई की जगह y की वैल्यू इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, अब 3x -5 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे -25/-13 इज इक्वल टू 4। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया एक तरीके से, यानी कि ये प्लस हो जाएगा ना। अब ये प्लस 25/13 बन चुका है, वहाँ 4 है, ये टर्म यहाँ ऐड हो रही है, उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिख लिया। अब यहाँ पे 13 4 जार 52, माइनस 25 1 जिस 25 अपॉन 13 1 जिस 13। तो 3x इज इक्वल टू 52 में से 25 माइनस करेंगे 27 बचेगा, नीचे 13 है। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब है कि यहाँ पे ये 13 के साथ आ जाएगा। 3 9 जार 27, तो x की वैल्यू हमारे पास आई 9/13, और y की वैल्यू कितनी आई थी 5/13 बोलो या -5/13 बोलो। ठीक है, तो -5/13 ये हमारा x और y की वैल्यू आ गई। अब इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से और करना है। देखो फिर से करते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, देखो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बस 9 को उधर भेजना और x की वैल्यू आ जाएगी आराम से, है ना। तो ये सेकंड इक्वेशन है, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई ना उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2y प्लस 7/9, ये लो x की वैल्यू निकल गई आराम से, है ना। बस 9 यहाँ मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड करना था। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो 3 लिखा, और मल्टीप्लाई x है तो x की जगह हम लिखेंगे x की वैल्यू। ठीक है, और एक से ज़्यादा टर्म है ना तो ब्रैकेट शुरू कर लेना इधर। तो 3 मल्टीप्लाई x, तो 3 मल्टीप्लाई x की जगह हम x की वैल्यू रखने वाले हैं 2y प्लस 7/9 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो इस -4 को उस तरफ ले जाके +4 कर सकते हो। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 3 जार 9 हो जाएगा, यहाँ पे कट गया है, तो ऊपर बचा हमारा 2y प्लस 7/3 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। 5y के नीचे कुछ नहीं है तो हमने लिख लिया 1, जिससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सब्ट्रैक्ट कर पाए। 1 की मल्टीप्लाई 2y प्लस 7 से करेंगे तो 2y प्लस 7 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे 5 से तो 15y हो जाएगा। नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई लिखते हैं, 3 1 जिस 3। अब ये 3 यहाँ डिवाइड है, उस तरफ जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको भी देख लो, 2y माइनस 15y करेंगे तो -13y बचेगा ना, क्योंकि बड़े वाले का साइन आता है, और प्लस 7। 3 उस तरफ जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जार 12। ठीक है, अब ये +7 है, उस तरफ जाके हो जाएगा ये -7, और 12 माइनस 7 करोगे तो बचेगा 5। अब -13 यहाँ मल्टीप्लाई है तो उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो y की वैल्यू तो आ गई हमारी 5/-13 बोलो, या फिर -5/13 बोलो, या इस माइनस को आप बीच में भी लगा सकते हो, तीनों चीज़ें सेम है। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई है। अब इसको हम पुट कर देंगे कौन सी इक्वेशन में, इसका नाम थर्ड रख लेते हैं, इसका नाम थर्ड, यहाँ थर्ड में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग इन थर्ड, किसी में भी पुट कर सकते हो वैसे। ठीक है,
पुटिंग इन थर्ड इक्वेशन, तो x इक्वल्स टू 2y प्लस 7/9, तो 2 इंटू वाई प्लस 7/9 प्लस 7 और डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो -10/13 प्लस 7, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया, और होल के नीचे 9 है पूरे के नीचे। 1 की मल्टीप्लाई -10 से करेंगे -10, 13 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 13, 7 जो होते हैं 91, नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये 9 या डिवाइड है ना, देखो 9 के नीचे कुछ नहीं था तो समझो 1 लिख लिया, और जब दो फ्रैक्शन डिवाइड हो तो नीचे वाला रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होता है, यानी ये ऐसे बन जाएगा 1/9, ठीक है। -10 प्लस 91 ये हो जाएगा 81 बचेगा ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा, तो ये क्या बचेगा हमारा 81/13 इंटू 1/9। देखो ये किसकी वैल्यू निकल रही है, x की वैल्यू निकल रही है, 9 9 जार 81, तो x की वैल्यू आई 9/13, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बना, x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, ये देखो -5/13, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फोर्थ। उसमें देखो इक्वेशन में क्या है ना, नीचे फ्रैक्शन में वैल्यू यानी x के नीचे 2, 2y के नीचे 3, तो इसको थोड़ा सा लीनियर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब लीनियर तो ये है लेकिन नीचे कोफिशिएंट्स है ना जो वो फ्रैक्शन में है, तो एक काम करते हैं नीचे से ये हटाने के लिए हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 2 भी कैंसिल हो जाए और 3 भी कैंसिल हो जाए, तो ऐसा नंबर है 6। देखो मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो जैसे इक्वेशन का मतलब होता है दो चीज़ों को इक्वल दिखाना, जैसे 10 = 10, ठीक है। अब मैं अगर दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वल टू का साइन तो सेम ही रहेगा ना, 20 = 20, फिर भी ये इक्वल ही रहेंगे ना। ऐसे इक्वेशन में हम दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं 6 से इसको इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हर एक चीज़ 6 से मल्टीप्लाई होगी, है ना। और उसका फायदा ये होगा कि 3 2 जार 6, नीचे से 3 भी कट जाएगा, और 2 3 जार 6, नीचे से ये 2 भी कट जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को मान लो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो इक्वेशन 1 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 3 जार 6x, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जार 6 और 2 2 जार 4y, और इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें से भी अगर आप चाहो तो ये 3 हटाना है, आप इस इक्वेशन को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 बन जाएगा। अभी हमने कोफिशिएंट बराबर नहीं करे, मल्टीप्लाई केवल इसलिए करा कि नीचे से 2 3 जो ये वैल्यूज हैं ये हट जाएं, ठीक है। तो अब इसको हम इक्वेशन, चलो इनको नहीं बोलते फर्स्ट सेकंड, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2, या फिर अगर इनको 1 और 2 बोलोगे तो इनको 3 4 बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है, ठीक है। अब देखो x वाले कोफिशिएंट इक्वल हो गए ना अपने आप ही, तो एक काम करते हैं, हमें इनको काटना है ना, तो ये प्लस का तो एक माइनस का होना चाहिए, यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली लाइन के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर इनके साइन पहले से ही अलग होते तो हम इनको ऐड करते, है ना, क्योंकि अब सब्ट्रैक्ट इसलिए करा क्योंकि इनके साइन सेम थे, और सेम साइन वाले कटते नहीं है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही कटेंगे, तो 3x और -3x कट जाएंगे, 4y + y हो जाएगा 5y, और उधर -9 और -6 ऐड हो गया -15 हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 3 जार 15, तो y की वैल्यू हमें मिल गई है -3। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाले, तो मान लो मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं हम, क्या लिखना है, x माइनस, फिर क्या लिखना है, देखो x - y/3, लेकिन y की जगह y की वैल्यू रखेंगे -3/3 इक्वल्स टू 3, 3 1 3 आ जाएगा, x -1 इक्वल्स टू 3, ये माइनस माइनस सेम साइन है ना तो प्लस में चेंज हो जाएंगे, +1 उस तरफ जाके -1, तो 3 - 1 x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 2, तो हमें क्या मिला, x की वैल्यू 2 मिली और y की वैल्यू -3 मिली, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें लिखा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस, ब्रैकेट में लिखा इफ दे एग्जिस्ट, यानी अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है
तो पहले तो हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है स्टेटमेंट पढ़ के, और फिर उनको सोल्व करना है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो बाय द एलिमिनेशन मेथड से। अब ये जो लाइन लिखी है इफ दे एग्जिस्ट, यानी सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करता है? जब या तो लाइन पैरेलल हो या लाइन इंटरसेक्टिंग हो। सॉरी, जब पैरेलल होंगी तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लाइन इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट हो तब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो चलो फॉर्म करते हैं, फिर चेक करेंगे कि लाइन पैरेलल तो नहीं है। अगर पैरेलल होंगी तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, तो हमें सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना उस केस में। और फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। जब हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं तो जो ऊपर नंबर लिखा जाता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो कह रहे हैं अगर न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। इट बिकम्स 1/2, वही फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन क्या है? तो ऐसे लीनियर इक्वेशन वालों में ना आपको हमेशा 2 स्टेटमेंट मिलेंगी, वो लास्ट में कहेंगे कि उनको फाइंड करो। जैसे इसमें बोला फ्रैक्शन फाइंड करो, फ्रैक्शन फाइंड करने का मतलब हमें उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीज फाइंड करनी है। तो जो चीज आपको फाइंड करनी है उसी को आप वेरिएबल लेट करोगे, ठीक है। तो 2 चीज होती है फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम मान लेते हैं लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज x, न्यूमरेटर को हमने क्या अज्यूम कर लिया है? x, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज y। सो द फ्रैक्शन इज, तो फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाएगा? x बाई वाई। ऊपर न्यूमरेटर लिखते हैं, नीचे डिनोमिनेटर लिखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी हमारा जो एक फ्रैक्शन था ना, इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, देन द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 1 बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 लिख लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। देखो कैसे, ये 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से करेंगे तो x प्लस 1 ही रहेगा, और इधर y माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये भी y माइनस 1 रहेगा। अब ये प्लस y है ना, इस तरफ आके माइनस y हो जाएगा, और जो ये प्लस 1 है ये उस तरफ जाके माइनस 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे पहले से माइनस 1 था और ये प्लस 1 हो रहा आके माइनस 1 हो गया, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएंगे। एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी कंडीशन क्या दी इन्होंने? इफ वी इट बिकम्स 1/2, ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब देखो फ्रैक्शन फिर से लिखते हैं। अब कह रहे हैं अगर आप केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हो ना तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। देखो ये अपना ओरिजिनल फ्रैक्शन था ना, पहले केस में क्या बोला? न्यूमरेटर में भी 1 ऐड करो और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1। तो हमने 1/1 लिख लिया इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना दी। फिर कह रहे हैं अगर आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो, यानी फ्रैक्शन लिखा और उसके केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करा, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। अब ऐसे ही इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई से हम बनाते हैं दूसरी इक्वेशन। 2 की x से करेंगे तो 2x, और y प्लस 1 की 1 से करेंगे तो y प्लस 1 आएगा। अब ये प्लस y है, इस तरफ आके माइनस y हो जाएगा, वहां पे बचा 1। तो ये देखो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन बन गई, फर्स्ट और सेकंड। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन अपनी x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, दूसरे वाली इसके नीचे लिखी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो इन इक्वेशन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट। देखो अगर ऐड करेंगे तो माइनस वाई और माइनस वाई ऐड होके -2y हो जाएंगे, है ना। तो इनको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करने से नीचे वाली लाइन के साइन चेंज हो जाएंगे, और जब ये अलग अलग साइन के होते हैं जैसे प्लस वाई माइनस वाई, तब ये कैंसिल हो जाए, है ना। जैसे प्लस का 5 और माइनस का 5 हो तो 0 बन जाता है ना, या फिर ये बोलो +5 -5 कैंसिल हो गया, तो ये 0 बन गया यहाँ से। और x -2x तो -1x बचेगा, और -2 -1 ऐड हो गए -3 बन जाएंगे, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। अब ये कोई सी भी इक्वेशन में पुट करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। मान लो सेकंड में पुट कर रहे हैं, पुटिंग इन सेकंड, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें क्या लिखा? 2x, 2 मल्टीप्लाई x है, ये 2 मल्टीप्लाई x की जगह 3 लिख दिया, माइनस वाई इक्वल टू 1। 2 3 जार 6 होते हैं, और ये +6 है, उस तरफ जाके -6 होगा, और 1 -6 करेंगे तो -5 बचेगा, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। देखो x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू 5 आई। वैसे इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ करनी थी पहले, क्योंकि चेक करा था सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, है ना। तो ये सॉल्यूशन शुरू करने से पहले आपको ना क्या करना है, जो 2 इक्वेशन हमारे पास आई है ना, x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक बार इसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 करके देखना। a1/a2 मतलब 1/2, b1/b2 मतलब -1/-1। अब देखो ये नोट इक्वल आ गया ना, यानी a1/a2
नॉट इक्वल टू b1/b2, दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, उसके बाद सॉल्यूशन शुरू करना है, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट में लिखा है 5 years अगो, यानी 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस, थ्राइस मतलब होता है 3 times, यानी 3 गुना। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी की जो एज थी वो सोनू से 3 गुना थी। यानी 5 साल पहले अगर सोनू की एज 10 साल थी तो नूरी की एज होगी उससे 3 गुना, यानी 30 years, ठीक है। 10 years लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की जो एज है वो सोनू से 2 गुनी हो जाएगी, ट्वाइस मतलब 2 times, ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू की प्रेजेंट में एज कितनी है वो हमें, यानी उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसी को हम एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो सुनो, देखो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी अगर हमें सोनू की एज बताओ तो नूरी की एज उसको हम मल्टीप्लाई करके पता कर लेंगे ना। तो किसी की भी एज को आप मान लो, लेट द एज ऑफ नूरी इज एक्स ईयर्स, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। लेट द, यहाँ पे प्रेजेंट भी लिख लेना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज एक्स ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज को हमने मान लिया वाई ईयर्स, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी एज में रिलेशन है 5 साल पहले का, ठीक है। 5 years अगो, तो एक सेकेंड ना, 5 years अगो नूरी की एज क्या रहेगी। देखो जैसे अगर आपको अपनी 5 साल पहले की एज पता करनी है, जैसे अभी अगर आप 15 years के हो तो 5 साल पहले कितना होगा, 15 - 5 यानी कि 10। तो नूरी अभी एक्स ईयर्स की है तो 5 साल पहले उसकी एज क्या रहेगी, x - 5 years, है ना अभी। और 5 years अगो एज ऑफ सोनू, सोनू अभी वाई ईयर्स ओल्ड है तो 5 साल पहले y - 5 years उसकी एज रही होगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन है इस पे, 5 साल पहले इनकी एज में क्या रिलेशन था, सुनो। 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी जो नूरी की जो एज थी वो सोनू से 3 times थी, यही तो बोला गया है। तो एक तरफ नूरी की एज रख दो जो कि है x - 5, दूसरी तरफ सोनू की एज y - 5 और मल्टीप्लाई करना सोनू की एज को 3 से, तब वो जाके नूरी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 3 की मल्टीप्लाई वाई से करोगे तो 3y, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 15, ये +3y इस तरफ जाके -3y, और ये -5 है उस तरफ जाके +5 होगा। देखो यहाँ पे -15 था ना, ये -5 इस तरफ जाके +5 हो गया। तो -15 और +5 को सोल्व करोगे तो -10 बचेगा। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई है, ठीक है। अब दूसरी जो कंडीशन है वो इनकी एज में रिलेशन दिया है 10 साल बाद, यानी 10 years लेटर। तो एक बार इनकी 10 साल बाद वाली एज और पता कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 years लेटर, 10 years लेटर एज ऑफ नूरी, देखो प्रेजेंट में जो नूरी की एज है वो एक्स ईयर्स है, एक्स ईयर्स है ना। तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 बढ़ जाएगी, यानी x + 10 years। और एज ऑफ सोनू, अभी सोनू की एज वाई ईयर्स है तो 10 साल बाद हो जाएगी y + 10 years, ठीक है। प्रेजेंट एज से ही तो करेंगे ना। अब प्रेजेंट में अगर 15 साल के तो 10 साल बाद 25 की हो जाएगी। अगर 5 साल पहले की पूछेंगे तो प्रेजेंट एज में से 5 साल माइनस कर देंगे, ठीक है। अब 10 साल बाद इनकी एज में क्या रिलेशन है वो सुनो। 10 साल बाद इनकी एज में रिलेशन लिखा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी जो है वो सोनू की एज का ट्वाइस हो जाएगी, ट्वाइस मतलब 2 times। तो एक तरफ रखो नूरी की एज, दूसरी तरफ सोनू की एज, मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, x + 10, 2 की मल्टीप्लाई अंदर y से भी होगी और 2 की मल्टीप्लाई 10 से भी होगी, ठीक है। अब ये +2y है, इस तरफ जाके -2y हो जाएगा, और ये +10 है ना उस तरफ जाके हो जाएगा -10। तो यहाँ पे 20 है ना, ये -10 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 20 - 10, 10 बचेगा। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको चेक करना है इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। देखो पहली इक्वेशन थी x - 3y = -10, दूसरी इक्वेशन आई x - 2y = 10, ठीक है। तो पहले इनकी रेशियो पता करते हैं। a1/a2 करोगे तो 1/1 आएगा, b1/b2 करोगे तो -3/-2 आएगा। तो ये नॉट इक्वल आ गया ना। तो सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर लाइन्स दीज रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स, या फिर कह सकते हैं आप सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, यानी सॉल्यूशन तो इनका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड लगा के इनको सोल्व कर लेते हैं।
देखो अब एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, तो इन इक्वेशन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो अगर ऐड करेंगे तो ये कोफिशिएंट बराबर है ना, तो ये कटने चाहिए, तो x अगर ऐड कर देते हैं तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, यानी हमें साइन चेंज करने की जरूरत है ना, तभी कटेंगे। तो साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्ट से, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इन इक्वेशन को, तो नीचे वाली लाइन में सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस एक्स था तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 10 था तो माइनस 10 हो जाएगा। अब प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, -3y और +2y को सोल्व करोगे तो माइनस का 1y बचेगा ना, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, और -10 और -10 हो जाएंगे -20। माइनस से माइनस साइन कैंसिल करोगे तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 20। अब y की वैल्यू 20 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मान लो पहले वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं x -3 इंटू y की जगह रखा 20 इक्वल्स टू क्या था -10, 23 जार 60, यहाँ पे लिख देंगे ना, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, तो ये हो गया -10, -60 है उस तरफ जाके +60 हो जाएगा, तो -10 और +60 को सोल्व करोगे तो +50 बचेगा। तो x की वैल्यू आई 50 और y की वैल्यू आई 10। तो देखो हमने x और y किसको माना था, पीछे देखते हैं। देखो जो x माना था हमने वो माना था नूरी की एज, और y माना था सोनू की एज, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, नूरी की एज या फिर एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स, और एज ऑफ सोनू, सोनू की एज है अभी 20 ईयर्स। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। देखो थर्ड पार्ट में लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट का नंबर है और उसके डिजिट का सम 9 है ना। जैसे एक 2 डिजिट का नंबर हो गया, फॉर एग्जांपल 72 है, तो 7 + 2 यानी डिजिट्स क्या 7 और 2 है ना, तो इनका सम क्या हो रहा है 9। तो इस तरह का कोई नंबर है, 8 1 हो गया, जैसे 8 + 1 9 होता है, 4 + 5 9 होता है। इस तरह का कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसकी डिजिट्स का सम 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, और मान लो वो नंबर हमारा ये है 81, तो इसका जो 9 टाइम्स अगर हम करते हैं तो वो क्या होता है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब ये है कि जो नंबर वंस प्लेस पे था उसको टेंस प्लेस पे ले आओ, और जो टेंस प्लेस पे था उसको वंस प्लेस पे ले आओ। ठीक है, यानी पहले वाले नंबर का 9 टाइम्स और डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया है उसके 2 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, यानी जो नंबर है उसका 9 टाइम्स और रिवर्स करके जो नंबर आया ना उसके 2 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं फाइंड द नंबर, तो वो नंबर फाइंड करो। ठीक है, देखो इससे पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना है। जैसे मैंने लिखा 52। ठीक है, तो 52 का मतलब होता है 50 + 2, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे हम प्लेस वैल्यू लिखते थे 5 × 10 + 2। ठीक है, ऐसा इसलिए ब्रेक करना दिखा रहे हैं क्योंकि देखो अब हम यहाँ x और y में लेंगे डिजिट्स को, तो अगर मैंने एक्स वाई नंबर लिख दिया तो एक्स वाई नंबर लिखने से ये नहीं समझ आ रहा कि ये वंस प्लेस पे या टेंस प्लेस पे, 2 डिजिट का नंबर नहीं समझा जाता। जब हम x और y लिखते हैं तो इसका मतलब समझा जाता है x × y। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम क्या से लिख देंगे, x को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस y कर देंगे। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं कि 2 डिजिट का नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट हम y मान लेंगे और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो x मान लेंगे, और फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लेट द यूनिट डिजिट, या फिर डिजिट एट वंस प्लेस कुछ भी ले सकते हो, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज x, या फिर y लिख लो या x लिख लो, कोई बात नहीं, y लिख लिया। लेट द टेंस प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर इज x, यानी देखो वंस प्लेस है टेंस प्लेस है, हमने वंस प्लेस पे y माना है और टेंस प्लेस पे x माना है। ठीक है, सो द नंबर इज, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, टेंस प्लेस वाले को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें यूनिट डिजिट वाला जोड़ देते हैं। देखो जैसे यहाँ पे 5 को 10 से मल्टीप्लाई करा और यूनिट प्लेस पे 2 था, 2 उसमें ऐड कर दिया, तो यहाँ पे टेंस प्लेस पे x था तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें y ऐड कर दिया, तो हमारा नंबर हो जाएगा 10x + y, ये हमारा नंबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पहली बात तो ये कि दोनों डिजिट का सम 9 है, मतलब वंस प्लेस और टेंस प्लेस वाले डिजिट का सम क्या 9 है, यानी x + y क्या है 9 के इक्वल है। तो देखो इसको करते हैं एक बार। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हमारी डिजिट्स x और y थी ना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनका सम कितना है 9। एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन में ये बोला है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ठीक है, यानी हमारा जो नंबर बनाया, हमारा नंबर 10x + y बनाया ना, तो क्वेश्चन में ये बोला इसका जो 9 टाइम्स है ना, वो अगर हम जैसे अभी वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे ऐसे था, अगर ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो अब टेंस प्लेस पे x आ जाएगा, सॉरी वंस प्लेस पे x आ जाएगा और टेंस प्लेस पे y चला जाएगा, है ना। जैसे 52 था तो ऑर्डर चेंज करके 25 बन गया, तो इस तरीके से हमने डिजिट्स का ऑर्डर चेंज कर दिया। अब हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 10y + x बन जाएगा। ये हमारा न्यू नंबर है। देखो ये हमारा पुराना नंबर था,
है ना, ये पुराना नंबर था 10x प्लस वाई, ऑर्डर चेंज कर दिया तो क्या बन जाएगा 10y प्लस एक्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर था उसका 9 टाइम्स, जो रिवर्स करके जो ऑर्डर को चेंज करने के बाद नंबर आया है उसके 9 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, तो अब 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगी तो 90x, और 9 की y से करेंगे तो 9y। सेम इधर यहाँ पे 2 टाइम्स होगा ना शायद, देखो ट्वाइस द नंबर है ना, तो यहाँ पे 2 टाइम्स करना था। तो 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 20y, और 2 की x से करेंगे तो 2x। ठीक है, अब ये प्लस 2x है, इस तरफ आके माइनस 2x होगा, 90 माइनस 2x करोगे तो ये हो जाएगा 88x, और ये प्लस 20y है, इस तरफ जाके माइनस 20 होगा, तो 9 माइनस 20 करेंगे तो माइनस 11 बचेगा है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 0। तो ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, देखो ये प्लस 2x था ना, इस तरफ जाके माइनस 2x होगा, तो 90 माइनस 2x 88x, फिर ये प्लस 20y था इक्वल टू से इस तरफ आके माइनस 20y, और 9 माइनस 20 करेंगे तो माइनस का 11y बचेगा, वहां पे सारी चीजें इस तरफ आ गई ना, तो इक्वल टू में क्या बचा 0। ठीक है, और देखो जब आपको ऐसे कोफिशिएंट दिखे ना कि सारे जैसे किसी एक डिजिट से डिवाइड हो रहे हैं, है ना, जैसे 11 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, और 0 तो सबसे डिवाइड होता है, तो डिवाइड कर लेंगे, उससे हमारा कोफिशिएंट छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम 11 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, यानी डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 11। तो 11 से डिवाइड करोगे तो 11 को 88 से डिवाइड करोगे तो 8x, 11 को 11 से डिवाइड करोगे तो माइनस वाई, और 0 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही बनेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, और ये फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे लिख दी हमने, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि देखो माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएंगे ऐड करने से। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता तो ये साइन चेंज होकर माइनस हो जाता, फिर माइनस वाई और माइनस वाई कटते नहीं, माइनस वाई और माइनस वाई ऐड होके माइनस 2y बन जाते। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो 8x प्लस एक्स 9x हो जाएगा, और माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, और 0 प्लस 9 हो जाएगा 9। अब ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और 9 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो x की वैल्यू आपको मिल गई है 1। इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। 1 है x प्लस वाई इजिकल टू 9, x की जगह 1 रखा, प्लस y इक्वल्स टू 9। अब ये प्लस 1 है, उस तरफ जाके माइनस 1 होगा, और 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आएगा, तो x की वैल्यू 1 मिली, y की वैल्यू 8 मिली। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या बनेगा, देखो x हमने माना था टेंस प्लेस पे जो डिजिट थी, और वंस प्लेस पे y माना था, सो द नंबर इज 18। ठीक है, देखो फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रो, विदड्रो मीन्स होता है पैसे निकालना, है ना, विदड्रो रुपीज 2000, है ना, कितने पैसे निकाले उसने 2000 रुपीज निकाले। ठीक है, शी आस्क द, डिपॉजिट मीन्स जमा करो ना, विदड्रो मीन्स निकलवाना, है ना। ठीक है, शी आस्क द कैशियर, उसने कैशियर को बोला टू गिव हर ₹50 ₹100 नोट्स ओनली, उसने कैशियर को बोला कि उसको 50 रुपीज के और 100 रुपीज के ही नोट्स चाहिए सारे के सारे, इसके अलावा और कोई नोट्स डिनोमिनेशन नहीं चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, तो मीना को टोटल 25 नोट मिले, है ना, यानी उनमें से कुछ 50 रुपीज के नोट्स होंगे और कुछ 100 रुपीज के नोट्स होंगे। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड, तो उसको 50 और 100 रुपीज के कितने कितने नोट्स मिले। तो मैंने आपको बताया जो चीज हमें फाइंड करनी है उसी को हम एक्स और वाई मानते हैं ना, तो हमें पता करना कि 50 रुपीज के कितने नोट्स थे और 100 रुपीज के कितने नोट्स थे। ठीक है, तो यहीं से शुरू करेंगे क्वेश्चन को, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 रुपीज के नोट मान लिए x थे। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, और 100 रुपीज के नोट्स थे मान लो y। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि टोटल तो उसको कितने पैसे मिले हैं, 2000 रुपये मिले हैं, और नोट कितने थे 25, यानी x और y देखो, मान लो कि जैसे 25 नोट थे तो हो सकता है 20 ये हो और 5 ये हो, है ना, तो टोटल मिला के 25 नोट है, तो x नोट तो 50 रुपए के हैं और y नोट 100 रुपए के हैं, टोटल नोट्स मिला के 25 है। यही तो बोला गया ना क्वेश्चन में, एक तो ये बात बोली गई है, दूसरी बात बोली गई है कि टोटल पैसे 2000 होने चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे 50 रुपए का, 50 रुपए की मान लो आपके पास 3 नोट है, तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, 3 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 100 रुपए की मान लो 5 नोट है, तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 500, तो टोटल 600 रुपये हो जाएंगे ना। तो ऐसे ही देखो 50 रुपए के x नोट है, तो टोटल पैसे कितने बनेंगे, 50 रुपए से 50 मल्टीप्लाई बाई x। ठीक है, 100 रुपए से कितने मिलेंगे, 100 रुपए के y नोट है, तो 100 को y से मल्टीप्लाई कर दो, इतने रुपए हो जाएंगे। टोटल पैसे मिला के कितने हो रहे हैं, 2000।
यही तो बोला है ना क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो ये भी 50 से डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर लेंगे जिससे कि ये हमारी जो कोफिशिएंट है वो छोटे हो जाएंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2/50, 50 से डिवाइड करेंगे तो 50 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 50 से 50 कैंसिल, हमारा x बचेगा। यहाँ 50 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 5 2 जार 10, तो 2y। और जब यहाँ 50 से डिवाइड करोगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 4 जा 20, 5 0 जार 0, यानी 40 आ जाएगा। ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं इसको, और फर्स्ट इसके नीचे लिख दी मैंने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब देखो x के कोफिशिएंट बराबर है ना, लेकिन एक नंबर दोनों प्लस के हैं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें, है ना, साइन चेंज करना है तभी कटेंगे ये। तो प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, 2y माइनस वाई, वाई बचेगा। 40 माइनस 25 करोगे 15 बचेगा। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 15। और y की वैल्यू अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं तो x की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे x प्लस वाई, वाई की जगह कितना रखेंगे 15 इज इक्वल टू 25। ये कैसे आ रहा, हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें ना, ये वाली इक्वेशन में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन में पुट कर दिया, जो कि क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो x प्लस वाई की जगह y की वैल्यू रखी इक्वल टू 25, प्लस 15 है उस तरफ जाके माइनस 15 हो जाएगा, और 25 में से 15 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 15। इसका मतलब x क्या था, ₹50 के नोट्स थे ना, तो 50 रुपीज के नोट्स कितने थे, ₹50 नोट्स कितने थे 10, और 100 रुपीज के कितने नोट्स थे 15। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज। लैंडिंग लाइब्रेरी मतलब वहां से आप बुक इशू करवा सकते हो, है ना, तो इसके लिए क्या चार्ज है, हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। तो पहले 3 दिन के लिए उसका चार्ज फिक्स है ना, पहले 3 दिन के लिए चार्ज फिक्स होगा। जैसे पहले 3 दिन के दे दिया आपने 10 रुपए, ठीक है, उसके बाद एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद जैसे फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे अगर आप एक्स्ट्रा दिन के लिए लेते हो तो उनके लिए पर डे का चार्ज अलग होता है। ठीक है, सरिता पेड ₹27। सरिता ने कितने पैसे पे करे हैं, 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7। तो सरिता ने 5 कितने दिन के लिए पेड ₹27 सरिता को पे करने पड़े इफ शी केप्ट द बुक फॉर 7 डेज। अगर उसने 7 दिन के लिए बुक रखी है ना तो उसको ₹27 पे करने पड़े हैं। ठीक है, तो देखो जो ये 7 डेज है ना, इनमें से शुरू के 3 दिन का तो चार्ज फिक्स था, और जो बाद के 4 दिन है उनके लिए पर डे के हिसाब से कुछ चार्ज लगा हुआ। जैसे रोज के 10 रुपए लग रहे हैं तो ₹40 लग गए, है ना, इस तरीके से। लेकिन या ये बस एग्जाम्पल था। आगे सुनो, वाइल सुशी पेड ₹21। सुशी ने ₹21 पे करे फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। उसने 5 दिन बुक रखी थी तो उसको कितने रुपए देने पड़े, 21। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो उसको फिक्स चार्ज पता करना है और ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज पता करना है। देखो पहले स्टेटमेंट समझो। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जैसे आप 10 दिन के लिए बुक इशू करवाते हो, 10 दिन के लिए, तो शुरू के 3 दिन का चार्ज फिक्स है। जैसे शुरू के 3 दिन के आपको देने हैं ₹20, तो शुरू के 3 दिन के ₹20 आपको फिक्स हैं। ठीक है, और उसके बाद कितने दिन और बच गए, 7 दिन और बच गए। वो 7 दिन का पर डे के हिसाब से चार्ज लग गया। जैसे पर डे के हिसाब से उन्होंने लगा दिया भाई रोज के ₹5, तो 7 5 जार ₹35। तो शुरू के 3 दिन के हुए ₹20 और पीछे वाले 7 दिन के हुए ₹35। तो टोटल मिला के कितने हो गए, ₹55। तो इस तरह से सिस्टम है उसका पैसे लेने का। ठीक है, यानी एक तो चार्ज है 3 दिन का फिक्स, और ये है एडिशनल चार्ज पर डे का। ठीक है, तो टोटल चार्ज कैसे मिलेगा, इन दोनों को प्लस करके, 3 दिन वाला और बाकी के रिमेनिंग डे वाला। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। फिक्स चार्ज पता करो कितना था और हर एक डे का चार्ज कितना था वो पता करो। ठीक है, तो जो चीज हमें फाइंड करनी होती है उसी को हम वेरिएबल लेट कर लेते हैं। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज, तो फिक्स चार्ज हमने मान लिया ₹X एंड द एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ईच डे ऐसे लिख दो, यानी एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज मान लो ₹Y लग रहा है। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो सबसे पहले किसने बुक ली थी, बुक पहले ली थी उसने, सरिता पेड ₹27 फॉर 7 डेज। ठीक है, सरिता ने ₹27 पे करे 7 दिन के लिए। तो देखो 7 डेज में से शुरू के 3 दिन के उसको ₹X देने पड़ेंगे, ये तो 3 दिन का चार्ज हो गया। ठीक है, और बाकी बचे कितने, 4 डेज। अब एक दिन के ₹Y लगेंगे तो 4 दिन के कितने हो गए, ₹4। ठीक है, और टोटल मिला के उसने 27 पे करा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये किसके पैसे हैं, ये सरिता के पेड है, सरिता।
और जो दूसरी है सुसी, उसने क्या करा है, उसने बुक रखी है कितने दिन के लिए, 5 डेज के लिए, और उसने पैसे पे करे 21, है ना, 21 रुपीज 5 डेज। तो 5 दिन में से जो देखो 5 दिन है, उनमें से शुरू के जो 3 दिन है उनके तो एक्स रुपए लगेंगे, फिक्स है वो तो। और बचे कितने, 2 दिन। अब एक दिन के वाई रुपए लग रहे हैं, जो एक्स्ट्रा डे आप लगाओगे एक दिन के वाई रुपए लगेंगे, तो 2 दिन के हो जाएंगे 2 वाई रुपए, और टोटल मिला के उसने 21 रुपीज पे करें। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब इनको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो फर्स्ट और सेकंड लिखी हुई है, सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाली लाइन के साइन चेंज हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट इसलिए करा ना क्योंकि दोनों प्लस के एक्स थे, तो हमें काटना था तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो x से माइनस एक्स कैंसिल, 4y माइनस 2y करोगे तो 2y बचेगा, और 27 में से 21 माइनस करोगे तो 6 बचेगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 3। अब y की वैल्यू 3 आप इसी इक्वेशन में पुट कर दो, है ना, फर्स्ट में या सेकंड में किसी में पुट कर दो, पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो क्या लिखा है, x प्लस 2y, तो x प्लस 2y, 2y का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई वाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाई वाई की जगह 3 रख दिया इक्वल्स टू 21। तो 2 3 जार 6 होते हैं। अब ये प्लस 6 है, उस तरफ जाके माइनस 6 हो जाएगा, और 21 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 15 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या गई है 15। इसका मतलब पहले 3 दिन का चार्ज है 15 रुपये, देखो फिक्स चार्ज कितना है 15 रुपीज, और पर डे का चार्ज कितना है 3 रुपीज, है ना। सो द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹15 एंड द एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ईच डे, हर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना है ₹y, और y की वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 रुपीज। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, वैसे इन क्वेश्चन में हमने एक चीज छोड़ दी है, जैसे कि हमें चेक कराना था कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक चीज और करके दिखानी है कि a1/a2 b1/b2, जैसे यहाँ पे 1/1 करेंगे और यहाँ पे क्या जाएगा 4/2, तो ये नॉट इक्वल आ गया ना, तो हम बोलेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ये आपको हर एक पार्ट में करना है। ठीक है।